तो हम अब 7th क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 7th क्वेश्चन कह रहा है 70 पेशेंट्स इन हॉस्पिटल कंज्यूम दिस मच लीटर ऑफ द जूस। उस हॉस्पिटल में पेशेंट्स जो थे, बीमार लोग थे, उन्हें जूस दिया जा रहा था। दिस मच लीटर ऑफ द जूस इन 30 days। एट द सेम रेट हाउ मैनी पेशेंट्स कंज्यूम दिस मच इन 20 days। मैंने वो डेटा लिखा है यहाँ पे। 70 पेशेंट्स थे और उन्होंने इतना लीटर जूस कंज्यूम किया 30 days में। फिर 1710 लीटर जूस था जो 20 days में ख़त्म करना था। और जिस बुक को हम यूज़ कर रहे हैं उस बुक में कहा जा रहा है कि ये जो पेशेंट्स रहेंगे वो 36 रहेंगे। मतलब ये जो आंसर दिया गया है बुक में वो है 36, वो भी अप्रॉक्स लगा रहे हैं। लेकिन अगर तुम कॉमन सेंस यूज़ करो तो पता चलता है जूस ज़्यादा है और वो 20 days में ही ख़त्म होना चाहिए। तो ये 36 एक रॉन्ग आंसर है। जब 70 लोग 30 days तक 1350 जूस चला सकते हैं और यहाँ पे हॉस्पिटल में 1710 लीटर जूस खाली 20 दिन चला, मतलब हॉस्पिटल में कुछ घोटाला हुआ है। खैर हॉस्पिटल तो हम नहीं जा सकते हैं देखने के लिए, लेकिन बुक में जो आंसर दिया गया है वो हम देख सकते हैं कि वो रॉन्ग है। बहुत कॉमन सी बात है, खुद सोचो। जूस था 1350 लीटर और वो 30 दिन चला, 70 पेशेंट थे, और तुम बोल रहे हो कि खाली 36 पेशेंट के लिए ये जूस 20 days में ही ख़त्म हो गया। उससे ज़्यादा जूस 20 days में ही ख़त्म हो गया और पेशेंट खाली 36 हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, दैट इज़ रॉन्ग। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि उसी रेट से आपको जूस देना है। तो जो आंसर दिया गया है बुक में वो रॉन्ग है। अब इस क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर 3 क्वांटिटी हमारे सामने आ रही है। नंबर ऑफ पेशेंट्स, कितने दिन वो हॉस्पिटल में रहे और कितना लीटर जूस हॉस्पिटल में कंज्यूम हुआ उतने दिनों में। ऑफ कोर्स पेशेंट्स ज़्यादा होंगे तो जूस कम दिन चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इनडायरेक्ट वेरिएशन का केस है। अगर पेशेंट्स हैं पर्टिकुलर डेज तक हैं तो ये जूस का कंजम्पशन 1350 लीटर जो किया यह हमें दिया गया केस है। कम डेज में इतना सारा जूस अगर कंज्यूम होना है तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पेशेंट्स को बड़ा होना चाहिए। जब डेज कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ने चाहिए और ज़्यादा बढ़ने चाहिए, तब जाके इतना सारा जूस जो है वो कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे जो पूरी लड़ाई है ये खाली ये 2 पॉइंट पे है कि भाई नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं हमारे पास तो उसके हिसाब से जूस कितना दिन चलेगा। 1350 जूस अगर 30 days चला है, 1710 जूस को 20 days ही चलाना है मुझे, तो वो कंज्यूम करने वाले पेशेंट्स ऑफ कोर्स जब कम डेज हैं तो ज़्यादा पेशेंट रहेंगे, तब जाकर वो कंज्यूम होगा। तो मैं यहाँ पे खाली 2 क्वांटिटीज़ को ले रहा हूँ। पहला पेशेंट और डेज को ही मल्टीप्लाई करके इसको एक क्वांटिटी बना ले रहा हूँ और उसी हिसाब से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके उसको एक सिंगल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता हूँ। तो होगा इफ़ेक्ट ये ना कि ये जो वैल्यू है वो इन्वर्सली चलेगी। क्वेश्चन को थोड़ा हम अलग तरह से सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले ये पता करेंगे
कि 70 पेशेंट्स कंज्यूम 1350 in 30 days. So 70 patients in one day consume 1350 by 30, that is 45 liter ऑफ द जूस। एक दिन में 70 पेशेंट्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं? 45 लीटर। सो वन पेशेंट कंज्यूम्स 45 by 70 लीटर इन वन डे। वन पेशेंट वन डे में इतना कंज्यूम करेगा। देयर आफ्टर अब हमें जो केस दिया गया है, अब हम कहते हैं कि लेट एक्स पेशेंट्स कंज्यूम्स 1710 लीटर इन 20 डेज। तो फिर ऑफ कोर्स हम बताएंगे कि इट इज़ अ केस ऑफ इनडायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि पेशेंट्स जितना ज़्यादा कंज्यूम करेंगे उतनी जल्दी से जूस ख़त्म होगा, और उसी रेट से अगर कंज्यूम कर रहे हैं सो पेशेंट्स का नंबर जितना ज़्यादा होगा उतने जल्दी से जूस ख़त्म होंगे। तो इस हिसाब से एक्स पेशेंट्स कैन कंज्यूम दिस मच इन 20 डेज। तो x इंटू उनका रेट सेम रखा है, तो पर पेशेंट पर डे इतना ही जूस पीता है, हमने पता कर लिया था। उसने बताया है कि रेट ऑफ कंजम्पशन वही रहेगा। तो एक पेशेंट एक दिन में कितना जूस पीता है? 45 by 70। अब x पेशेंट्स 45 by 70 पर डे इतना कंज्यूम कर रहे हैं, तो 20 डेज में जो कंज्यूम करेंगे दैट शुड बी इक्वल्स टू 1710। अब हम इस x को पता करेंगे, 1710 इंटू 70 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 20। कट कर लो यहाँ से, अभी 45 से ही हम कट करते हैं डायरेक्ट। बाद में 9 से कट करेंगे, 9 जा दैट इज़ 9 से कट किया हमने, 171 था, सो 19 आया ये वैल्यू पूरा, एंड x वैल्यू इक्वल्स टू 19 इंटू दिस थिंग 7, x वैल्यू इज़ 133। ये बच्चों राइट आंसर है, जबकि बुक में दिया गया आंसर वो राइट नहीं है। इट इज़ 133 पेशेंट्स, जो कि लॉजिकल समझ में भी आता है। जब पेशेंट्स का नंबर ज़्यादा होगा तब जाके 20 डेज़ में इतना सारा जूस कंज्यूम होगा। तो इसको ध्यान से समझ के करो। यहाँ पर ये पॉइंट लिखना ज़रूरी है, क्योंकि ये केस किसका है? इनडायरेक्ट वेरिएशन का। ये बताना है, लेकिन हम इसे x1 y1 के मेथड से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3 वेरिएशन दिए गए थे, सबको हम एक पॉइंट पर लाए और उसके बाद हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने का टेक्निक देखो मैंने क्या यहाँ फॉलो किया। पहले हमने पहली जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसकी मदद से वन पेशेंट वन डे में कितना कंज्यूम करता है वो पता कर लिया। अब वन पेशेंट का वन डे में इतना कंजम्पशन है, तो फिर यह है वन पेशेंट वन डे, तो वन पेशेंट 20 डेज़ में कितना कंज्यूम करेगा। अब x पेशेंट होंगे, इतना कंजम्पशन करेंगे कि वो 1710 लीटर जूस ख़त्म हो जाए, तो वो नंबर ऑफ x क्या है यहाँ पे? दैट इज़ 133। सो 133 पेशेंट्स हैं जिन्होंने इसको कंज्यूम किया। ठीक है, तो चलो हम फटाफट अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ें। तो ये देखो हमारे पास हमारा 8th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है सुनो। 5 machines when operated for 9 hours,
5 machines when operated for 9 hours each day can harvest a farm in 16 days. How many days would 8 machines take to harvest the same farm if each machine is operated for 10 hours each day? देखो यहाँ पर ना वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हैं, 2 से ज़्यादा हैं। क्या क्या है देखो, एक तो मशीन है, पर डे वर्क एंड टोटल डेज टू फिनिश द वर्क। तो इतना तुम ध्यान रखो, ये एक ऐसा केस है जिसमें मशीन्स अगर ज़्यादा रहेंगी तो उस वर्क को करने में कम दिन लगेगा। सेकेंड पॉइंट, मशीन अगर ज़्यादा आवर्स काम करेंगी तब भी इसको कम डेज में आप पूरा करोगे। तो ये जो वर्क, ये जो सिचुएशन है, इट इज़ द इनडायरेक्ट वेरिएशन। इनडायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है ना, अच्छे से समझो। मशीन ज़्यादा रहेगी तो कम दिन में काम पूरा होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन। मशीन ज़्यादा आवर्स काम करेंगी तभी भी क्या होगा, ये कम डेज में पूरा हो जाएगा। अब इनकी वैल्यूज़ रखते हैं। पहले केस में उसने दिया है 5 मशीन ऑपरेटिंग फॉर 9 आवर्स कैन हार्वेस्ट द फील्ड इन 16 डेज, 9 आवर्स पर डे, और 16 डेज में उनका काम पूरा हो जा रहा है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज 8 मशीन्स इफ दे आर वर्किंग एंड दैट टू फॉर द 10 आवर्स। तो ये दोनों क्वांटिटी जो थी ये बढ़ा दी, ये भी बढ़ा दी, ये भी बढ़ा दिया। तो मैं यहाँ पे ना इनको एक सिंगल यूनिट मान के चलता हूँ, मशीन एंड ऑपरेटिंग आवर। सो टोटल ऑपरेटिंग आवर मेरा कितना रहेगा, मैं उसको एक सिंगल यूनिट बनाता हूँ। तो मशीन एंड वर्क, इन दोनों को मिला के मैं एक टोटल ऑपरेटिंग आवर पर डे का बना लेता हूँ, या टोटल ऑपरेटिंग आवर। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल वर्किंग आवर्स। ऑफ कोर्स पर डे, पर डे, तो टोटल डेज रिक्वायर्ड, टोटल डेज रिक्वायर्ड। ऑपरेटिंग आवर्स कितना है, 5 × 9 दैट इज 45 मशीन आवर्स। फिर 8 × 10 मतलब 80 मशीन आवर। क्वेश्चन में देखो यही लिखा गया है, हाँ, मशीन आवर्स। तो यहाँ पे 16 डेज था तो कितना दिन लगेगा। बहुत सिंपल सा केस बन गया अब ये। तो तुम भी एग्ज़ाम में जब सॉल्व करोगे ना, अपना डेटा पहले इस तरीके से लिख देना, फिर लिखना टोटल वर्किंग आवर पर डे, और टोटल वर्किंग आवर के बाद लिख देते हैं ना टोटल मशीन वर्किंग आवर पर डे। कि एक मशीन अगर 9 आवर काम कर रही है तो 5 मशीन जब चलेगी तो 45 आवर का काम हो जाएगा। एक दिन में 45 आवर का काम होगा, क्योंकि एक मशीन चल रही थी 9 आवर के लिए, 5 मशीन चलेगी तो 45 आवर मशीन का काम होगा। उसी तरीके से यहाँ पर 80 आवर्स मशीन का काम हो जाएगा। अगर 45 मशीन आवर लग रहे हैं तो 16 डेज में काम ख़त्म हो रहा है,
अब ज़्यादा मशीन आवर है तो कम दिन में काम पूरा होना चाहिए, तो इसको मैं इनडायरेक्ट वेरिएशन बोलूँगा, इसको x लिखता हूँ, इसको y लिखता हूँ, ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y1 है, ये y2 है। फिर लिखेंगे इट इज़ इनडायरेक्ट वेरिएशन, और जब ये इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो मैं यहाँ पर कैसे लिखूँगा, देखो x इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, वैल्यू पुट करेंगे। x1 हमारे पास कितना है 45 है, y1 16 है, x2 80 है, y2 हमारे पास कितना है वैसे ही रहने दो, y2 इक्वल्स टू 45 इंटू 16/80। अब इसे हम कट कर सकते हैं, 16 1 जा, 16 5 जा, 5 9 जा, y2 is 9 hours, सॉरी 9 days। ये y2 क्या मिला हमें, डेज। 9 days में ये काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम अपना आंसर लिख दो कि दिस कैन बी डन इन 9 days। 9 days में ये काम जो है वो पूरा हो जाएगा। ठीक, अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। देखो इस केस में क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करना है, प्रेशर इंक्रीजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ये देखो कुछ बात ऐसी है ना, जैसे हम किसी कंटेनर में, किसी बॉक्स में हवा भर देते हैं, ऐसा कोई बॉक्स है जिसके अंदर हमने हवा भर दी है। अब जब ये हवा तुम भर देते हो उतने बड़े बॉक्स में, उसके बाद छोटे बॉक्स में वही हवा तुम्हें भर देनी है। अब मुझे बात बताओ, यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा था तो प्रेशर कम रहेगा, और जब छोटी सी जगह पे उतना सारी हवा भरोगे तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। तुम अपने क्लासरूम में बैठे हो, बड़ी क्लासरूम है, आप रिलैक्स बैठे हो, छोटी क्लास जगह पे कभी ज़्यादा बच्चों को अगर बैठना है तो कितना प्रेशर फील होता है, ये वही बात है। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर ये आपस में इनडायरेक्ट वेरिएशन में रहते हैं। तो वॉल्यूम बता रहे हैं कि वॉल्यूम इज 30 cc सेंटीमीटर क्यूब, then exerts a pressure of this much 85 gram per centimeter square। find the decrease in its pressure, प्रेशर कितना रहेगा if the same amount of the gas occupies a volume। वॉल्यूम बहुत बढ़ा दिया, डबल से भी ज़्यादा कर दिया वॉल्यूम, तो सीधी बात है कि प्रेशर कम हो जाएगा। बिकॉज x एंड y है, x एंड y दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम एंड प्रेशर दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस हिसाब से मैं लिखूंगा x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2, मतलब 30 ये x1 ये x2 ये y1 ये y2, 30 इंटू 85 इक्वल्स टू 75 इंटू y2। अब y2 इक्वल्स टू 30 इंटू 85/75। अब इसे देखो हम कट कर लेते हैं, 15 2 जा 30, 5 जा 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, y2 इक्वल्स टू 34 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, the rate of heartbeat and lifespan of most of the mammals are inversely related. A cat lives for this many years on an average, has the heartbeat rate of this much beats per minute।
तो यहाँ पे देखो दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक है लाइफ स्पैन का कि वो कितने दिन जिंदा रहेगी, कितने साल जिंदा रहेगी, और दूसरा उसकी हार्ट बीट क्या है, हार्ट बीट पर मिनट्स। तो लाइफ स्पैन है 15.2 ईयर्स, हार्ट बीट है 126 बीट्स पर मिनट। हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन पूछा जा रहा है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में किया था। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है ये x है, ये y है। हम ये देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे खुद क्वेश्चन में बताया है जो गया है कि इट इज़ इन्वर्सली रिलेटेड, तो x इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू y। 15 पॉइंट, अभी x एंड y दे आर इन्वर्सली रिलेटेड, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देखो कैसा रहता है, k अपॉन y करना पड़ेगा। k क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। जब कभी भी ये प्रोपोर्शनैलिटी का ये साइन हटेगा, हम इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है। ये कांस्टेंट एक्चुअल में क्या होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस y को यहाँ ले आओगे ना, x इंटू वाई करोगे वही कांस्टेंट होगा। इसीलिए जब कभी भी तुम x1 इज इक्वल्स टू k अपॉन y1 करते हो तो x1 y1 भी वही देगा जो तुम्हें x2 के केस में मिलता है, तो तुम x2 y2 को भी वही बोलते हो। ठीक है, तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, x इंटू वाई हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। ये एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कोई भी दो नंबर्स हैं a b, जिसको मल्टीप्लाई करने पे 100 आ रहा है। अगर एक नंबर मैंने लिखा है मान लो 50, तो दूसरा 2 लिखूंगा 100 होगा। एक नंबर कम करूंगा तो दूसरा नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके 100 होगा। तो ये था, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन एक ही नंबर आ रहा है और वही कांस्टेंट होता है, जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर ये बना हमारे लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, x इंटू वाई कांस्टेंट था। तो इस हिसाब से यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जिस क्वेश्चन में अगर हमें पता करना है तो वैल्यू पुट कर देना। x की वैल्यू कितनी है 15.2, ये है 126। इसे जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या फिगर मिलेगा वो देखो, 126 है, 15.2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 6 या 12 का 1 गया, 2 2 जा 4 1 5, फिर 5 से करो, 5 6 या 30 का 3, 5 2 जा 10, 13 का 1, 5 1 जा 5 6, फिर यहाँ पे आने दो 6 2 एंड 1, ऐड कर लो 5 6 एंड 3 9 एंड 2 11 का 1, और ये हो गया 6 2 8 एंड 1 9, एक डिजिट के बाद डेसिमल है। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमें मिला 1915.2। ठीक है, ये मिला हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, वो अगला पार्ट हमसे कह रहा है ना कि एन एलिफेंट लिव्स अबाउट 70 ईयर्स। तो इसका हार्ट बीट बता दो। हमने देखो सॉल्व किया था x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 तक। इसे तुम x1 ले लो, इसको y1 लो, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। वैल्यूज पुट कर लो, 15.2 इंटू 126 इक्वल्स टू 70 इंटू y2 इक्वल्स टू 15.2 इंटू 126 बाई 70। अब इसे हम, ये 70 है, कम से कम 2 से कट कर लेते हैं, ये 35 हो जाएगा। 2 6 या 12, 2 3 या 6, अभी भी कटेगा, नो, यस 7 से कटेगा, 7 9 जा 63,
7 5 जा 35। अब 15.2 जो है ना उसे हम 5 से कट कर लेते हैं। 5 3 जा 15, डेसिमल लो, ये 2 नीचे आया जी। अब जैसे ही 2 नीचे, देखो जैसे ही तुमने डेसिमल लिया ये 2 नीचे आ रहा है, लेकिन 2 छोटा है, एक जीरो लगा के एक जीरो ले लो। 5 4 जा 20 हो गया। अब y2 वैल्यू इज 3.04 इंटू 9। जब हम 3.04 में 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, 9 3 जा 27, तो हमारा आंसर आ रहा है 27.36 बीट्स पर मिनट। ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पर देखो ये कंप्लीट हुआ। अब ये सॉल्व करना, इसमें कुछ भी क्वेरी है, डाउट है, तुरंत पूछो, खूब जम के पढ़ाई करो बच्चों। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक खूब मेहनत से पढ़ते रहो। अब कुछ ही दिनों में दिवाली है, दिवाली भी एंजॉय करो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।